नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे मेजॉरिटी गवर्नमेंट या बहुमत की सरकार क्या होती है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट या अल्पमत की सरकार क्या होती है, केयरटेकर गवर्नमेंट या काम चलाऊ सरकार क्या होती है, नेशनल गवर्नमेंट या राष्ट्रीय सरकार क्या होती है और इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार क्या होती है। तो आइए इस वीडियो में एक एक करके इनके बीच अंतर को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट या बहुमत सरकार क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुमत सरकार एक ऐसी सरकार है जिसे संसद के निम्न सदन में बहुमत प्राप्त है। संसद के निम्न सदन का मतलब भारत के संदर्भ में यदि हम केंद्र की बात करें तो लोकसभा और राज्य की बात करें तो विधानसभा। जैसे यदि हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 545 है, अर्थात बहुमत से तात्पर्य 273 सदस्यों के समर्थन से। अर्थात लोकसभा में जिस सरकार को 273 या अधिक सदस्यों का बहुमत प्राप्त है उसे तकनीकी भाषा में बहुमत की सरकार कहा जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण लेकर देखते हैं। अभी जो 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, यह एक बहुमत की सरकार है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 273 से ज्यादा, हम कह सकते हैं कि 300 प्लस सीटें प्राप्त हुई, 273 से ज्यादा सीटें प्राप्त हुई। लोकसभा ने भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना और राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार नरेंद्र मोदी की सरकार बहुमत की सरकार है। 2014 में जो सरकार बनी थी वह भी बहुमत की सरकार थी। यहां यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बहुमत सरकार एक दल की भी हो सकती है और बहुमत सरकार गठबंधन की सरकार भी हो सकती है। जैसे यदि हम वर्तमान महाराष्ट्र का उदाहरण, भारत में संसदीय प्रणाली केंद्र और राज्य दोनों में लागू, तो यही व्यवस्था राज्यों में भी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो वर्तमान सरकार है वह यद्यपि 3 प्रमुख दलों के गठबंधन के द्वारा संचालित है, लेकिन चूंकि उन 3 प्रमुख दलों के गठबंधन को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, आधे से ज्यादा सीटें प्राप्त है, इसलिए वह सरकार भले ही गठबंधन की सरकार है लेकिन बहुमत की सरकार है। 2004 में जो मनमोहन सिंह की सरकार थी या 2009 में जो मनमोहन सिंह की सरकार थी वह यद्यपि गठबंधन सरकार थी, लेकिन उस गठबंधन को लोकसभा में आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त था और इसलिए वह सब बहुमत की सरकारें थी। तो बहुमत सरकार पहला है जिसमें हमने देखा कि वह सरकार जिसे लोकसभा की बहुमत का समर्थन प्राप्त है, बहुमत सरकार। अब आते हैं सरकार के दूसरे रूप पर, अल्पमत सरकार। अल्पमत सरकार या जिसे हम कहते हैं माइनॉरिटी गवर्नमेंट। अल्पमत सरकार या माइनॉरिटी गवर्नमेंट सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है कि अल्पमत की सरकार कैसे बन सकती है। अल्पमत की सरकारें भी बनती है। अल्पमत सरकार से तात्पर्य एक ऐसी सरकार से जिसे लोकसभा या विधानसभा बहुमत का समर्थन प्राप्त ना हो। सवाल उठता है कि बहुमत के समर्थन के बिना सरकार कैसे बन सकती है। सरकारें बनती हैं और भारत में केंद्र और राज्य में ऐसी सरकारों के उदाहरण हैं। जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं कि मान लीजिए चुनाव हुए, जो 2 सबसे प्रमुख दल लोकसभा के चुनाव में सीटों के आधार पर आते हैं वो बीजेपी और कांग्रेस है, जिन्हें फॉर एग्जाम्पल मैं एक काल्पनिक स्थिति की बात कर रहा हूं, कांग्रेस को 180 सीटें मिली और भाजपा को 220 सीटें मिली। बाकी सीटें, चूंकि कुल सीटें 543 प्लस 2 545 है, तो बाकी सीटें क्षेत्रीय दलों को मिल गई। फॉर एग्जाम्पल समाजवादी पार्टी को 30 सीटें मिल गई, बहुजन समाजवादी पार्टी को 25 सीटें मिल गई, नीतीश कुमार की जेडीयू को 30 सीटें मिल गई, शिवसेना को 20 सीटें मिल गई, तृणमूल कांग्रेस को 25 सीटें मिल गई, एनसीपी को 15 सीटें मिल गई, डीएम को, जिन दलों का आप उदाहरण ले सकते हैं।
इन दलों में थोड़ी थोड़ी सीटें बढ़ गई और उसके बाद स्थिति यह बनती है कि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में यदि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी तो इनमें से प्रमुख दलों का समर्थन चाहिए या फिर यदि कांग्रेस को सरकार बनानी तो इनमें से प्रमुख दलों का समर्थन उसे चाहिए। यदि ये दल ये निर्णय लेते कि हमें न तो भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनानी और न कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनानी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्योंकि सरकार बनाने के लिए आपको 273 सीटें चाहिए और आपके पास 220 या फिर 180 है और इन्होंने यह निर्णय लिया कि हम न तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और न कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। ऐसी स्थिति में एक विकल्प तो यह हो सकता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर दे और लोकसभा के नए चुनाव करवाए। लेकिन यह दल ऐसा भी नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि इतनी जल्दी जल्दी चुनाव। ऐसी स्थिति में इनमें से प्रमुख दल यदि यह निर्णय लेते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हम उस सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है, आउटसाइड सपोर्ट। हम उस सरकार को बाहर से समर्थन देंगे, हम उस सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। सरकार का हिस्सा नहीं बनने का मतलब है कि हम मंत्री पद ग्रहण नहीं करेंगे, हम मंत्री परिषद के सदस्य नहीं बनेंगे, लेकिन बाहर से समर्थन देंगे। अर्थात यदि इनमें से प्रमुख दल यह निर्णय लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में हमारी सहमति है, यद्यपि हम उस सरकार में कोई मंत्री पद ग्रहण नहीं करेंगे, अर्थात हम सरकार के औपचारिक तौर पर अंग नहीं, लेकिन उसके साथ साथ वो कहते हैं हम बाहर से समर्थन दें। बाहर से समर्थन देने का मतलब है कि वो ये कहते हैं कि जब कभी इस सरकार को गिरने का खतरा, मान लीजिए कि इस सरकार के खिलाफ कोई दल अविश्वास का प्रस्ताव लोकसभा में लाता है, तो इसके पास केवल 220 है। वैसी स्थिति में इनमें से कुछ दल यह निर्णय लेते हैं कि अविश्वास के प्रस्ताव पर जब भी बहुमत का परीक्षण सदन में होगा, हम इस सरकार को समर्थन देंगे। हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, मंत्री पद ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन जब सरकार के पास बहुमत का संकट होगा तो वैसी स्थिति में हम सरकार का समर्थन करेंगे। अर्थात सरकार के विरुद्ध लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध हम वोट करेंगे, परिणामतः सरकार बची रहेगी। ऐसी सरकार को ही भारत में अल्पमत की सरकार कहते हैं और इसके भारत में अनेक उदाहरण भी रहे हैं। जैसे 1969 में इंदिरा गांधी ने, और 1969 से 70 के बीच लगभग एक वर्ष तक इंदिरा गांधी ने भारत में अल्पमत की सरकार चलाई थी। वो एक अलग वाकया है। जब आप याद करें कि 1969 में कांग्रेस में विभाजन हो गया था, इंडिकेट बनाम सिंडिकेट का मुद्दा था, जहां इंदिरा समर्थकों को इंडिकेट कहा जाता था और उनके जो विरोधी दिग्गज कांग्रेस के नेता थे वो सिंडिकेट कहलाते थे। राष्ट्रपति का चुनाव 1969 में होने का समय आया। कांग्रेस दल ने ऑफिशियल नीलम संजीव रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी के पक्ष में अंतरात्मा के आधार पर वोट करने की मुहिम चलाई, जिसके कारण कांग्रेस में विभाजन हुआ। ऐसी स्थिति में लोकसभा के बहुमत का समर्थन इंदिरा गांधी की सरकार को नहीं था, क्योंकि सिंडिकेट उनसे अलग था, लेकिन विपक्ष ने बाहर से समर्थन देकर सरकार को बचाया था। इसी तरह 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, तो उस सरकार को 273 सीटें उस समय कांग्रेस को प्राप्त नहीं थी। अन्य कोई भी दल मंत्री परिषद में शामिल नहीं था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे क्षेत्रीय दलों के समर्थन से, बाहर से समर्थन से, आउटसाइड सपोर्ट से वह सरकार चली। बाद में वो मंत्री परिषद में शामिल हुए और बाद में वो बहुमत की सरकार बनी। इसी तरह याद करें 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जिसे 13 दिन में त्यागपत्र देना पड़ा था, वह अल्पमत की सरकार थी। तो इस तरह अभी तक हमने सरकारों के दो रूप देखे। बहुमत सरकार वह सरकार है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, और अल्पमत सरकार वह सरकार है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, यद्यपि वह कुछ दलों के आउटसाइड सपोर्ट या बाहर से दिए गए समर्थन के आधार पर सर्वाइव कर जाती है। अब हम आते हैं सरकार के
तीसरे रूप में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोचक है, जिसे हम कहते हैं काम चलाऊ सरकार या केयर टेकर गवर्नमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, काम चलाऊ सरकार। काम चलाऊ सरकार का मतलब वह सरकार जो एक पूर्ण सरकार नहीं है, जो एक स्थायी सरकार नहीं है, बल्कि थोड़े समय के लिए विशेष परिस्थिति में जिस सरकार को रखा जाता है। इसको भी हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि काम चलाऊ सरकार क्यों बनती है, ऐसी कौन सी परिस्थिति आती है जब काम चलाऊ सरकार बनानी पड़ती है। भारत में हम देखते हैं हर चुनाव से पहले केंद्र में और राज्य में काम चलाऊ सरकारें होती हैं। उसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि काम चलाऊ सरकारें किन परिस्थितियों में बनती हैं। काम चलाऊ सरकार की सबसे पहले परिस्थिति होगी कि जब लोकसभा भंग कर दी जाए, व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड। दूसरा कि जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, या तीसरा जब मंत्रिपरिषद लोकसभा में पराजित हो जाए। आइए इन तीनों चीजों को समझते हैं। हम जानते हैं कि भारत में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। जैसे वर्तमान लोकसभा की बात करें तो इसका कार्यकाल 2024 में पूरा हो जाए। 2024 के मैं समझता हूं मई में इसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसका कार्यकाल पूरा होने के बाद नए चुनाव होंगे, लेकिन लोकसभा के भंग होने और नए चुनाव होने और नई सरकार के गठन में 1.5-2 महीने का समय भारत में लगता है, क्योंकि भारत में चुनाव कई चरणों में होते हैं। चुनाव के बाद मतगणना होती है, फिर सरकार बनती है, इसमें लंबा समय लगता है। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र में यह परंपरा है, ध्यान रखना है संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं। संसदीय लोकतंत्र में एक परंपरा विकसित हुई कि राष्ट्रपति पुराने प्रधानमंत्री और पुरानी मंत्रिपरिषद को तब तक पद पर बने रहने के लिए कहता है जब तक कि नया प्रधानमंत्री और नई मंत्रिपरिषद का गठन ना हो जाए। ऐसी स्थिति में जो पुराना प्रधानमंत्री और पुरानी मंत्रिपरिषद है, यद्यपि उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, फिर भी वो पद पर बने रहे और उन्हें काम चलाऊ सरकार का नाम दिया जाता है। जैसे याद करें कि मई 2019 में जब लोकसभा भंग हो गई और नई सरकार का गठन होने में लगभग 1 महीने लगे, तो इस बीच में जो नरेंद्र मोदी की सरकार थी वह काम चलाऊ सरकार थी, केयरटेकर गवर्नमेंट। हर चुनाव से पहले काम चलाऊ सरकार, याद करें काम चलाऊ सरकारें कई बार काफी लंबे समय के लिए हुई। 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव याद करें, जब भारतीय जनता पार्टी को वहां प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ, तो यह स्पष्ट था कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से ही होगा और सरकार भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। लेकिन कुछ राजनीतिक समीकरण ऐसे थे, कुछ पार्टी के आंतरिक अंतर्विरोध ऐसे थे कि यह निर्णय करने में काफी समय लगा दल को कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। कई दावे थे। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार घूंघट में दुल्हन है और हर आदमी प्रतीक्षा करता है कि कब दुल्हन का घूंघट उठे और कब हम देख पाए कि घूंघट के भीतर कौन है, कुछ वैसी स्थिति याद करें यूपी में थी। हम सभी टकटकी बांध कर देख रहे थे और जब घूंघट उठा तो हमने देखा उसके भीतर एक योगी बैठा है। तो कहने का मतलब कि इसमें काफी समय लगा। इस पूरे अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जब तक कि योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण नहीं किया, तब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे और वही पुरानी मंत्रिपरिषद। और वह कैसी सरकार थी अखिलेश की? वह एक काम चलाऊ सरकार थी। तो पहला काम चलाऊ सरकार का अवसर तब होता है जब लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाए। दूसरा, हमने देखा कि कई बार काम चलाऊ सरकारें तब भी भारत में बनी जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या फिर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाए। यह संसदीय लोकतंत्र की परंपरा है। जैसे जब हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो नेहरू की मृत्यु के साथ ही संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो गई। ऐसी स्थिति में
तत्कालीन राष्ट्रपति ने गुलजारी लाल नंदा को थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद बनाई। गुलजारी लाल नंदा की वह सरकार काम चलाऊ सरकार थी, केयरटेकर गवर्नमेंट थी, क्योंकि वह एक पूर्ण सरकार नहीं थी। इसी तरह तीसरी परिस्थिति तब बनती है जब लोकसभा में मंत्रिपरिषद पराजित हो जाए। पराजित होने का मतलब कि जब लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन नई मंत्रिपरिषद के गठन होने में समय लगता है, और वहां भी परंपरा यही कि राष्ट्रपति पुराने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को ही तब तक पद पर बने रहने के लिए कहता है जब तक नई सरकार का गठन ना हो जाए। और ये जो पुरानी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होंगे, उस परिस्थिति में वो काम चलाऊ सरकार कहलाएंगे। तो इस तरह हमने देखा कि केयरटेकर गवर्नमेंट क्या होती है। केयरटेकर गवर्नमेंट चूंकि एक पूर्ण सरकार नहीं है, इसीलिए केयरटेकर गवर्नमेंट से कुछ अपेक्षाएं की जाती है। जैसे केयरटेकर गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, व्हाट इट कैन डू, व्हाट इट कांट डू। सबसे पहली बात है कि चूंकि यह एक स्थायी सरकार, पूर्ण सरकार नहीं, यह तो एक भारवाहक सरकार है, केयरटेकर गवर्नमेंट। यह इट कांट टेक मेजर पॉलिसी डिसीजंस, यह बड़े नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती। जैसे यदि कोई काम चलाऊ सरकार भारत में रेलवे के निजीकरण का बड़ा निर्णय ले, तो माना जाएगा वह गलत है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की यह जिम्मेदारी होगी कि वह जेबी वीटो, पॉकेट वीटो का प्रयोग करके उस निर्णय को थोड़े समय के लिए विलंबित कर दे, जब तक स्थायी सरकार नहीं बनती। जेबी वीटो के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही रोचक चीज है। दूसरी बात है, कांट इंट्रोड्यूस कंट्रोवर्शियल बिल्स, विवादित विधेयक, बड़े विधेयक को यह नहीं ला सकती, पारित नहीं कर सकती, क्योंकि वह पूर्ण सरकार का कार्य है। जैसे यदि कोई काम चलाऊ सरकार भारत में अनुच्छेद 370 हटाने का निर्णय लेती, राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी करने का निर्णय लेती, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित करने का निर्णय लेती, तो वह गलत होता। और राष्ट्रपति की यह जिम्मेदारी होती संविधान के संरक्षक के रूप में कि वह जेबी वीटो करके उसको तब तक के लिए रोक करके जब तक कि नई सरकार का गठन ना हो जाए। इट परफॉर्म्स डे टू डे फंक्शंस, इसका मतलब इसका कार्य केवल प्रतिदिन के कार्यों को संचालित करना है। तो इस तरह हमने देखा कि सरकार का तीसरा रूप है काम चलाऊ सरकार। अभी तक हमने तीन चीजें देखी, बहुमत सरकार, अल्पमत सरकार, काम चलाऊ सरकार। अब आते हैं सरकार के चौथे रूप पर, जिसे हम राष्ट्रीय सरकार कहते हैं, नेशनल गवर्नमेंट। राष्ट्रीय सरकार अभी तक की जो सरकारें थी, जैसे बहुमत सरकार, एक बहुत ही यूजुअल, एक बहुत ही सामान्य परिघटना। काम चलाऊ सरकार भी एक सामान्य परिघटना। अल्पमत सरकारें भी समय समय पर बन जाती है, लेकिन राष्ट्रीय सरकार एक असामान्य परिघटना है। यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। राष्ट्रीय सरकार को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि राष्ट्रीय सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें या तो देश के सभी प्रमुख दल या अधिकतर प्रमुख दल शामिल होते हैं। इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय सरकार एक ऐसी सरकार है जब सारे दल, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहे उसकी सीटें कम हो ज्यादा हो, सारे दल मिलकर एक मंत्रिपरिषद बनाते हैं और एक प्रधानमंत्री के अधीन काम करते हैं, वो राष्ट्रीय सरकार है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रीय सरकार में कोई विपक्ष नहीं होता, वो अपोजिशन होता ही नहीं है, सब सरकारी होते हैं। सवाल उठता है कि ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है। इसलिए हमने कहा कि असाधारण या असामान्य परिघटना है। यह सामान्यतः युद्ध या किसी बड़े राष्ट्रीय संकट आदि के समय अस्तित्व में आता है। जैसे इसका एक बड़ा उदाहरण माना जाता है कि 1940 से लेकर 1945 तक ब्रिटेन में चर्चिल की सरकार, विंस्टन चर्चिल की सरकार राष्ट्रीय सरकार थी, क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, ब्रिटेन की स्थिति खराब होने लगती है। ऐसी स्थिति में समय की दरकार थी कि कोई अपोजिशन ना हो और नीतियां तुरंत ली जाए, एकमतता से ली जाए, कोई उसका विरोध ना। और तब ब्रिटेन के दलों ने चर्चिल के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय सरकार बनाने का निर्णय लिया, जिसमें चर्चिल अनुदार दल या कंजर्वेटिव दल के नेता थे, चर्चिल प्रधानमंत्री थे। लेकिन रोचक बात है कि जिसमें जो सबसे प्रमुख विपक्षी दल था श्रमिक दल, लेबर पार्टी, लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली उप प्रधानमंत्री थे, डेप्यूटी पीएम थे। आप समझ सकते हैं कि सत्ता पक्ष का व्यक्ति प्रधानमंत्री है और सबसे बड़े विपक्षी दल का व्यक्ति उप प्रधानमंत्री।
और इसमें मंत्री सभी दलों से थे और ब्रिटेन के सभी प्रमुख दल जैसे कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, नेशनल कंजर्वेटिव पार्टी, नेशनल लिबरल पार्टी। ब्रिटेन एक द्विदलीय व्यवस्था है, लेकिन ध्यान रखना है कि द्विदलीय व्यवस्था का मतलब यह है कि वहां दो प्रमुख दल और सत्ता का हस्तांतरण दो दलों के बीच होता है, लेकिन वहां बहुत सारे छोटे दल भी हैं। द्विदलीय व्यवस्था का ये कतई मतलब नहीं है कि केवल दो ही दलों का अस्तित्व होगा। तो राष्ट्रीय सरकार एक ऐसी सरकार है जो युद्ध जैसी स्थिति में बनती है, जिसमें सभी प्रमुख दल या लगभग सभी प्रमुख दल शामिल होते हैं। इसमें सारे निर्णय एकमतता से लिए जाते हैं। इसमें किसी भी विपक्ष का अभाव नहीं होता है, जैसे चर्चिल की सरकार। उसके बाद हम लोग सरकार के एक और रूप को देखते हैं जिसे हम कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार। इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार। इंटरिम गवर्नमेंट भी किसी देश के इतिहास में, इसका मतलब देश के सैकड़ों हजारों वर्षों के इतिहास में कभी कभी बनती, विशेषकर जब कभी ऐसी नौबत आए कि किसी गुलाम देश को आजादी मिलने का वक्त हो, सत्ता हस्तांतरण का वक्त हो, ट्रांसफर ऑफ पावर का टाइम, और उस समय चुनाव आदि करना संभव ना हो, तो जिस सरकार का गठन किया जाता है वह अंतरिम सरकार कहलाती है। जैसे भारत के इतिहास में इसका उदाहरण माना जाता है कि 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जिस सरकार का गठन किया गया था वह अंतरिम सरकार थी, जिसे अंग्रेजी सरकार ने सत्ता का हस्तांतरण किया। आप सभी को ज्ञात है कि 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के निर्माण से संबंधी प्रस्ताव दिए थे और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही जुलाई में भारत में संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव होते। भारत में सरकार के गठन के लिए चुनाव नहीं होते, लेकिन सत्ता हस्तांतरण के लिए यह निर्णय लिया गया कि संविधान सभा के सदस्यों के बीच से ही सभी प्रमुख दलों ने आपस में सहमति करके एक सरकार का गठन किया, जिसमें नेहरू प्रधानमंत्री थे, जिसमें प्रारंभिक दौर में लियाकत अली खान जो मुस्लिम लीग के थे वो वित्त मंत्री थे, बाद में लीग उससे अलग हो गई। तो नेहरू के नेतृत्व में बनने वाली वह सरकार अंतरिम सरकार थी। अंतरिम सरकार सदैव नहीं बनती। अंतरिम सरकार सामान्यतः ऐतिहासिक अवसरों पर बनती है जब सत्ता का हस्तांतरण होना होता है। इस तरह मित्रों, हमने आज के इस वीडियो में सरकार के प्रमुख रूपों को तकनीकी रूप में समझने का प्रयास किया। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे इस तरह के सैकड़ों वीडियोस मैं बनाने वाला हूं, जिसमें पॉलिटी, आईआर से संबंधित जितने इस तरह के टर्म्स हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, जैसे धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, जैसे प्लेबिसिट और रेफरेंडम में क्या अंतर है, बनाना रिपब्लिक क्या होता है, इस तरह के सैकड़ों ट्रीटी, एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल में क्या अंतर है, आतंक का संतुलन और शक्ति का संतुलन क्या है, शक्ति, बल, प्रभाव, सत्ता में क्या अंतर है, ऐसे सैकड़ों टर्म्स जो हमें उलझाते हैं। ऐसे सारे टर्म्स को हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए, लाइक अवश्य कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इसका फायदा ये होगा कि आपको निरंतर इन वीडियोज को देखने का मौका मिलता रहेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पॉपुलराइज कीजिए और अगले वीडियो को मैं बहुत जल्दी आपके सामने लाऊंगा और ऐसे सैकड़ों वीडियोज लाऊंगा जो आप निःशुल्क देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे। थैंक यू।